एक ऐसा इंसान जिसने अपने ही देश को खून की नदियों में बदल दिया हो। क्या उसे कभी नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है? अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। जोसेफ स्टॉलिन, एक ऐसा नाम जो इतिहास में खौफ का दूसरा नाम है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस क्रूर तानाशाह को 1945 और 1948 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जोसेफ स्टालिन, द आर्किटेक्ट ऑफ टेरर। आज हम इतिहास के सबसे खूंखार तानाशाहों में से एक की पूरी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा सिनेमैटिक सफर जो हमें बताएगा कि कैसे एक साधारण सा लड़का सत्ता की सनक में इतना अंधा हो गया। सेक्शन 1, बर्थ ऑफ अ डिक्टेटर, यानी एक तानाशाह का जन्म। जॉर्जिया के एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए इस लड़के का असली नाम स्टालिन नहीं बल्कि जोसेफ विसारियोनोविच जुगाश्वली था। बचपन बहुत ही भयानक था। एक शराबी पिता से मिली बेतहाशा मार और मानसिक प्रताड़ना, शायद यहीं से उसके अंदर के तानाशाह ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। आप देखिए, ये सफर कितना अजीब है। एक पादरी बनने की पढ़ाई कर रहा छात्र अचानक कट्टरपंथी कैसे बन गया? थियोलॉजिकल सेमिनरी में रहते हुए उसने मार्क्सवादी किताबें पढ़ना शुरू किया और 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर 1899 में स्कूल ही छोड़ दिया। और पता है अपनी पार्टी को फंड करने के लिए उसने क्या किया? बैंक डकैती, किडनैपिंग और मर्डर। जी हाँ, धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ता गया। 1912 तक वो प्रावदा अखबार का एडिटर बन चुका था और 1917 आते आते रशियन रेवोल्यूशन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले अहम चेहरों में शुमार हो गया। अब इस कोट पर गौर करते हैं। नाउ देयर इज नो प्लेस फॉर ह्यूमैनिटी इन माई हार्ट, यानी अब मेरे दिल में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये स्टालिन के दिमाग का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उसे पूरी तरह से पत्थर दिल बना दिया। अपनी पहली पत्नी की अचानक हुई मौत के बाद उसने ये बात कही थी, और सच में इसके बाद ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की बची खुची इंसानियत हमेशा के लिए दफन हो गई। सेक्शन 2, द बैटल फॉर सक्सेशन। बात है 1922 की। सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन का स्वास्थ्य काफी बिगड़ने लगा था। लेनिन ने खुद पार्टी को चेतावनी दी थी कि स्टालिन के हाथों में बहुत ज्यादा पावर आ गई है और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। उन्हें पता था कि स्टालिन किस हद तक क्रूर हो सकता है। अब लेनिन के बाद गद्दी का असली वारिस लियोन ट्रॉट्स्की को माना जाता था, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। स्टालिन का फोकस था सोशलिज्म इन वन कंट्री, यानी केवल सोवियत संघ के अंदर अपनी ताकत और कम्युनिज्म को मजबूत करना, जबकि ट्रॉट्स्की का विजन एकदम अलग था, इंटरनेशनल कम्युनिज्म। वो कम्युनिस्ट क्रांति को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। खैर, स्टालिन सत्ता की चाबी किसी और को कैसे सौंप देता? बिल्कुल नहीं। जनरल सेक्रेटरी के पद का फायदा उठाते हुए उसने पूरी पार्टी पर अपना शिकंजा कस लिया। बहुत ही शातिर तरीके से उसने ट्रॉट्स्की को अलग थलग कर दिया। 1929 में ट्रॉट्स्की को देश से निकाल दिया गया और अंततः 1940 में मेक्सिको में उसकी हत्या करवा दी गई। अपनी राह के सबसे बड़े कांटे को उसने हमेशा के लिए हटा दिया था। सेक्शन 3, फैमिन्स एंड द ग्रेट पर्ज। 1928 में पावर में आते ही स्टालिन ने औद्योगिकरण के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू किया, लेकिन खेती को लेकर उसकी जो सामूहिक खेती या कलेक्टिवाइजेशन की नीति थी, उसने करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। इस चार्ट को देखिए, सच्चाई अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। खेतों में उगाई गई फसल का 90% हिस्सा सीधा रूलिंग एलीट और सरकार के पास जाता था, और जो बेचारे किसान दिन रात खून पसीना एक करके वो फसल उगा रहे थे, उनके हिस्से में सिर्फ 10% आता था। नतीजा, जो अन्नदाता थे वो खुद दाने दाने को मोहताज हो गए और भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। 30 लाख। एक पल रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। जब किसानों ने इस बेरहम नीति का विरोध किया तो स्टालिन ने उस विरोध को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लगभग 30 लाख किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक नरसंहार था। और ये आंकड़ा तो दिल दहला देने वाला है। 60 लाख। 1930 से 1936 के बीच इन क्रूर नीतियों और सारा अनाज छीन लिए जाने की वजह से 60 लाख आम नागरिक भूख से तड़प कर मर गए। इंसानियत की इतनी खौफनाक कीमत इतिहास में शायद ही कभी चुकाई गई हो। द ग्रेट पर्ज। इन सबके बीच
स्टालिन के अंदर अपनी कुर्सी छिन जाने का डर घर कर गया था और इसी शक, इसी पैरानोया ने जन्म दिया द ग्रेट पर्ज को। ये एक ऐसा राजनीतिक दमन अभियान था जिसका इकलौता मकसद था विरोधियों, सैन्य अधिकारियों और किसी भी संभावित खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकना। 1934 में सरगेई किरोव की हत्या को बस एक बहाना बनाया गया और स्टालिन ने अपनी सीक्रेट पुलिस को खुली छूट दे दी कि वो किसी को भी गायब कर सकते हैं। ये टेबल स्टालिन की सनक का सबसे बड़ा सबूत है। उसने अपनी ही रेड आर्मी के 103 जनरल्स में से 83 को खत्म करवा दिया। अपनी ही पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 149 में से 90 सदस्यों को मरवा डाला और वर्किंग क्लास के 30 लाख टारगेटेड लोगों में से 10 लाख का तो पूरी तरह से सफाया कर दिया। उस वक्त कोई भी सुरक्षित नहीं था, न दोस्त, न करीबी, न खुद की सेना। सेक्शन 4, द नाइटमेयर ऑफ गुलाग्स। मौत की नींद सुलाने के अलावा स्टालिन के पास सजा देने का एक और बेहद खौफनाक तरीका था, गुलाग। ये सोवियत संघ के कुख्यात फोर्स लेबर कैंप्स थे जिन्हें साइबेरिया जैसे दुनिया के सबसे ठंडे और बर्फीले इलाकों में बनाया गया था। गुलाग के अंदर की दुनिया बिल्कुल नर्क जैसी थी। एक्सट्रीम फोर्स्ड मैनुअल लेबर, हड्डी गला देने वाली ठंड, भूखमरी और बिल्कुल अमानवीय हालात। कैदियों से जानवरों की तरह दिन रात काम लिया जाता था। उन्हें खाने को इतना कम मिलता था कि कई बार जिंदा रहने के लिए लोगों को नर भक्षण तक, यानी इंसान को इंसान का मांस खाने तक पर मजबूर होना पड़ता था। 1,80,00,000, जी हाँ, 1930 से लेकर 1953 तक इतने भारी तादाद में लोगों को इन अमानवीय गुलाग लेबर कैंप्स में धकेल दिया गया था। स्टालिन के खिलाफ एक शब्द बोलना या बस उस पर शक होना ही काफी था सीधे इन कैंप्स का टिकट कटने के लिए। 45 लाख, ये वो बदनसीब लोग थे जो इन कैंप्स की यातनाएं सहते सहते हमेशा के लिए वहीं दफन हो गए। वो कभी लौटकर अपने घर नहीं जा पाए। आज भी जब हम इस आंकड़े के बारे में सोचते हैं तो सिहरन सी पैदा हो जाती है। सेक्शन 5, अ पैरालाइजिंग मिस्टीरियस डेथ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टालिन की जिंदगी के आखिरी साल गहरे डिप्रेशन और अकेलेपन में गुजरे। वो मॉस्को के पास अपने एक कॉटेज में सिमट कर रह गया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसकी मानसिक हालत और लोगों पर शक करने की बीमारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। और इसी बेबुनियाद शक का सबसे बड़ा उदाहरण था द डॉक्टर्स प्लॉट। जब 1952 में स्टालिन रेगुलर चेकअप के लिए गया और डॉक्टर्स ने उसकी गिरती सेहत को लेकर चिंता जताई, तो जानते हैं उसने क्या किया? उसने उन्हीं डॉक्टर्स पर विदेशी खुफिया एजेंसियों का एजेंट होने का झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। मतलब जो लोग उसकी जान बचा सकते थे, उसी ने उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। पागलपन की हद थी ये। अब आते हैं 28 फरवरी 1953 की उस रहस्यमयी रात पर। स्टालिन ने 4 खास लोगों को डिनर पर बुलाया था। लवरेंटी बेरिया, निकिता ख्रुश्चेव, जॉर्जी मेलेनकोव और निकोलाई बुल्गानिन। ये सभी उसके वो अधीनस्थ थे जो हर वक्त अपनी जान के खौफ में रहते थे। उस रात डिनर के बाद असल में क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। बस इतना पता है कि अगली सुबह स्टालिन अपने कमरे में फर्श पर पड़ा मिला। उसे एक भयानक स्ट्रोक आया था जिसने उसके शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज कर दिया था। लेकिन इतिहास का एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। क्या वो वाकई एक नेचुरल स्ट्रोक था, या फिर उसके अपने ही इनर सर्कल ने, जो हर वक्त अपनी जान के खौफ में जी रहा था, उसे जहर दे दिया था? गौर करने वाली बात यह है कि मेडिकल हेल्प बुलाने में जानबूझकर घंटों की देरी की गई थी। 5 मार्च 1953 को स्टालिन की मौत हो गई, लेकिन इसकी मौत का ये राज आज तक पूरी तरह से अनसुलझा ही है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने ही देश में इतनी खौफनाक तबाही मचाई, जिसने करोड़ों लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, फिर भी उसके अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की भीड़ उसके लिए रो क्यों रही थी? एक तानाशाह का अपनी जनता के दिमाग पर ऐसा क्या साइकोलॉजिकल कंट्रोल होता है कि वो एक कातिल में भी अपना मसीहा देखने लगते हैं? ये पर्सनैलिटी कल्ट की वो भयानक ताकत है जिसकी गूंज आज भी डराती है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। क्या इतिहास वाकई खुद को दोहराता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।